एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक चर्च में काफी सारे लोग प्रेयर कर रहे होते हैं और तभी अचानक सामने रखी मूर्ति की आंखों से खून निकलने लग जाता है और ये देखकर वहां बैठे सभी लोग डर जाते हैं। तभी उस चर्च का फादर कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, सभी करते रहो। ये लोग दोबारा से प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां बैठे एक आदमी के मुंह से खून निकलने लग जाता है और तभी उसके शरीर से कुछ ब्लू फ्लेम्स बाहर आने लगती है जिससे जलकर वो आदमी मर जाता है। फादर फिर से कहता है, रुकना मत, करते रहो। लेकिन एक एक कर कर वहाँ मौजूद सभी लोग ब्लू फ्लेम्स में जलकर मर जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, फादर रुक जाओ, ऐसे तो हम सभी मर जाएंगे। फादर कहते हैं, बेवकूफ मत बनो, अगर हम नाकामयाब हुए तो हमारी दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी उस फादर के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है और वो भी ब्लू फ्लेम्स में जलने लगता है और डीमन बोलते हुए मर जाता है। चर्च में फैली वो ब्लू फ्लेम्स काफी ज्यादा चमकने लगती है और इसी के साथ होती है इस एनिमे की शुरुआत। इसी के बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कुछ बुरे लड़कों को मार रहा होता है और तभी वो कहता है, तुम लोग कितने घटिया हो। और अपने हाथ में लगे खून को देखकर वो बोलता है, अरे नहीं, मैंने दोबारा से कर दिया, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। और तभी इसके बाद हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ फादर बोलते हैं, रिन जो तुमने गलती करी है उसको एक्सेप्ट करो। और वो कहता है, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं है तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ। फादर बोलते हैं, आखिर तुम्हें चोटें कैसे लगी। और रिन कहता है, वो मैं बस सीढ़ियों से गिर गया था। फिर फादर उसे बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया गया है। रिन कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो उनकी गलती है जो उन्होंने मुझे निकाला। फादर उसे समझाते हुए कहते हैं, एक दिन तुम्हें इस चर्च से जाना पड़ेगा और खुद के दम पर ही जीना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारा गार्डियन होने की वजह से मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं तुम्हें उस वक्त के लिए तैयार करूँ। या तो तुम एक प्रीस्ट बनकर भी मेरे चर्च को संभाल सकते हो। और फादर की बात सुनकर वो कहता है, आपके बकवास से चर्च में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी वहाँ एक दूसरा लड़का आकर बोलता है, फादर अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तभी वो रिन को देखकर कहता है, अरे तो तुम घर आ गए, और ये क्या, तुम दोबारा से लड़कर आए हो। तभी वहाँ काम करने वाला एक आदमी बोलता है, अरे देखो तो इन्हें, ये दोनों जुड़वा है, फिर भी एक दूसरे से कितने अलग हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रिन का बड़ा भाई यूकियो होता है, जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड और पढ़ाई में भी अच्छा होता है। और उसने अभी एक एंट्रेंस एग्जाम पास किया है एक हाई स्कूल का, और अब वो परिवार से अलग होकर रहने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए रिन उसका बिल्कुल उल्टा है, वो हमेशा परेशानी खड़ी कर देता है। ये सब सोच सोच कर वहाँ काम करने वाले लोग उसे चिढ़ाने लग जाते हैं और तभी वो गुस्से में आकर बोलता है, अब तुम चुप रहो। और ये क्या, उसके चिल्लाते ही हीटर में एक नीली आग निकलती है और वो हीटर पूरी तरह से खराब हो जाता है। तभी अगले सीन में फादर के पास एक आदमी आता है और वो बोलता है, आपसे कोई बाहर मिलने आया है। तभी ये सुनकर फादर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकियो रिन की भरम पट्टी कर रहा होता है और वो उसे बताता है, अगले हफ्ते से मेरा स्कूल स्टार्ट होने वाला है। अपनी जिंदगी के 15 साल मैंने यहाँ बिताए हैं, लेकिन अब यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। तो रिन बोलता है, इसका मतलब तो ये है कि तुम मेरी चोटें आज आखिरी बार सही कर रहे हो। यूकियो कहता है, अच्छा सुनो, जब मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगा तो तुम्हारा इलाज बिल्कुल मुफ्त में कर दिया करूंगा, बिल्कुल इसी तरह से। रिन उस पट्टी को देखकर कहता है, मुझे यकीन है तुम डॉक्टर जरूर बनोगे। इसके बाद यूकियो उसे कुछ बातें समझाने लग जाता है ताकि वो खुद कुछ कर सके। लेकिन रिन परेशान होकर बोलता है, अरे यार तुमने बोरिंग लेक्चर फिर से स्टार्ट कर दिया। यूकियो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र करता हूँ और फादर भी तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं। तुम हर दिन किसी न किसी से लड़कर आते हो और हर बार की तरह जॉब से निकाले जाते हो। रिन कहता है, मुझे सब पता है, मैं भी इसकी चिंता करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। इसके बाद वो यूकियो को बताता है, वहाँ कुछ बदमाश लड़के कुछ कबूतरों को मार रहे थे और ये सब मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उनको मारा। और ये सब बातें वो यूकियो को बता देता है। और तभी इस चर्च में काम करने वाले लोग वहाँ आते हैं और रिन से कहते हैं, पास ही में एक नया शॉपिंग मॉल खुला है और हमने तुम्हारा अपॉइंटमेंट भी वहाँ फिक्स कर दिया है। ये सुनकर रिन गुस्से में बोलता है, आखिर मेरे से बिना पूछे तुमने ऐसा क्यों करा। तभी उनमें से एक बोलता है, अब नखरे मत करो, ये लो मेरा सूट, इंटरव्यू में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और हाँ इसे गंदा मत करना। बाकी सब भी उसे कुछ न कुछ दे देते हैं। ये सब देखकर रिन बोलता है, तो आखिरकार अब मेरे पास कोई चारा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं रिन अपनी टाई बांध रहा होता है, लेकिन वो उससे बनती नहीं है, इसलिए वो बिना टाई बांधे ही बाहर जाने लगता है। तभी वो देखता है फादर एक छोटी बच्ची को समझा रहे होते हैं। वो उसे बोलते हैं, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमेशा अपने माँ बाप के पास जाना, और अगर वो ना सुने तो तुम मेरे पास भी आ सकती हो। फिर वो बच्ची अपनी मम्मी के साथ चले जाती है। तभी रिन वहाँ आकर फादर से बोलता है, एक एग्जॉर्सिस्ट होना कितना मुश्किल होता होगा ना। और हाँ गाइस, एग्जॉर्सिस्ट का मतलब होता है भूत प्रेत या फिर किसी बुरी शक्तियों को भगाने वाला। आगे यहाँ फिर रिन बोलता है, ऐसी चीजों को भगाना जो कि असल जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फादर बोलते हैं, असल में डीमंस एग्जिस्ट करते हैं। रिन बोलता है, ये सारी बातें तो बस बकवास है। फादर बोलते हैं, अरे तुम इन बातों को जाने दो और ये बताओ तुम ये सूट पहनकर कहाँ जा रहे हो।
और तुमने टाई क्यों नहीं डाली? ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हें टाई बांधनी नहीं आती? फादर उसकी टाई बांधने लगते हैं और बोलते हैं, जब तुम एक छोटे बच्चे हुआ करते थे तो तुम काफी ज्यादा क्यूट थे और मेरे पीछे पड़े रहते थे। रिन बोलता है, वो तो काफी पुरानी बात है और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। फादर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, दोबारा से बोलना, कौन बड़ा हो चुका है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। क्या तुम सच में बड़े हो गए? और ऐसा बोलकर वो उस पर हंसने लगते हैं। अच्छा ये बात है तो ठीक है, अब मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं बड़ा हो चुका हूँ और अपने दम पर जी सकता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। इसके बाद फिर यहाँ इस मॉल में उसका इंटरव्यू हो रहा होता है। उसकी बॉस उसे बोलती है, अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो तुम इन सभी बॉक्सेस को उठाकर बाहर रख दो। रिन पहले तो इन सभी को देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो तैयार हो जाता है। जिसके बाद रिन काफी सारे बॉक्सेस एक ही साथ उठाकर बाहर रखने लगता है और ये सब देखकर उसकी बॉस काफी चौंक जाती है। आखिरकार ये ऐसा कर कैसे रहा है? लेकिन जैसे ही वो अपना आखिरी बॉक्स रखने जा रहा होता है, रिन फिसल जाता है और वो बॉक्स बॉस के ऊपर गिर जाता है। और ऐसे ही रिन काफी सारे कामों को सही करने की जगह उनको बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉस उसे काफी डांटती है। वो बेचारा काफी सब सुनने के बाद एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उस मॉल की वर्कर रिन को खाने के लिए कुछ नूडल्स देती है। रिन जैसे ही उसे खाता है तो उसका स्वाद काफी बुरा होता है। तभी वो वर्कर उदास होकर कहती है, अगर ये सब मैं नहीं बेच पाई तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगी। तभी रिन कहता है, क्यों ना एक बार मैं इसे बनाकर देखूं। फिर रिन उन नूडल्स को बनाने लगता है और ये क्या, रिन के नूडल्स कस्टमर को काफी अच्छे लगते हैं। सभी लोग नूडल्स को खरीदने लग जाते हैं। तभी वहाँ उनकी बॉस आ जाती है और जैसे ही वो उन नूडल्स को टेस्ट करती है तो उन्हें वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और वो रिन से कहती है, कल से तुम नौकरी पर आ सकते हो और हाँ, लेट होने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। इसके बाद रिन खुश होकर चर्च में कॉल कर बताता है उसे जॉब मिल चुकी है। ये सब सुनकर यूकियो और चर्च के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी फादर उसे बोलते हैं, तुम जल्दी से घर आ जाओ, आज हम तुम्हारी जॉब मिलने की खुशी और यूकियो की फेयरवेल को सेलिब्रेट करेंगे, वो भी सुकियाकी की पार्टी के साथ। और ये सब बातें सुनकर रिन खुश होकर घर के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी वो रास्ते में एक छोटी लड़की को देखता है जो कि अपने उड़ते हुए स्कार्फ को पकड़ रही होती है। रिन तभी उसकी मदद करता है और देखता है ये तो वही छोटी लड़की है जो सुबह चर्च आई थी। तभी उस लड़की का स्कार्फ दोबारा से हवा में उड़ने लगता है। रिन देखता है ये हवा में नहीं बल्कि इसे तो कोई मंकी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर लेके भाग रहा है। रिन को ये सब समझ नहीं आता और वो उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर मॉल के अंदर जाकर एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है और वो बच्ची भी उधर ही होती है। वो सारा सामान उस बच्ची के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी रिन आकर उसे बचा लेता है। फिर इसके बाद हम चर्च के सभी लोगों को देखते हैं जो रिन का इंतजार कर रहे होते हैं पार्टी करने के लिए। रिन इतना ज्यादा लेट हो जाता है कि यूकियो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी फिर हम देखते हैं रिन एक पार्क में बैठा होता है और यूकियो भी फिर वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उसे कहता है, तुम यहाँ पर हो और हम सब तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे हैं, चलो अब घर चलो। तभी रिन उदास होकर बताता है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। और तभी यूकियो बोलता है, मुझे एक बात बताओ, हमेशा तुम्हें ही जॉब से क्यों निकाला जाता है? वो बोलता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे खुद समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। तभी यूकियो कहता है, मुझे माफ करना, चलो अब घर चलो। जैसे ही वो यूकियो के साथ चर्च पहुंचता है तो वो देखता है वो छोटी बच्ची अपने पापा के साथ वहाँ आई होती है। उस बच्ची के पापा रिन का शुक्रिया करते हैं और बोलते हैं, मेरी बच्ची बहुत ही लापरवाह है, ये हमेशा सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर जाती है। लेकिन रिन उन्हें बताता है कि नहीं, ये सब नहीं है, ये लापरवाह नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, एक मंकी जैसा दिखने वाला जानवर उसका स्कार्फ लेकर भाग रहा था, उसे परेशान किया जा रहा है। उसके पापा बोलते हैं, अच्छा ये बात है तो मैं जा रहा हूँ स्कूल के बच्चों से बात करने, देखो कौन है जो मेरी बच्ची को परेशान करता है। लेकिन तभी वो बच्ची अपने पापा को रोकती है और बोलती है, मुझे कोई भी परेशान नहीं कर रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है वो कोई बच्चा नहीं है बल्कि एक डरावना मॉन्स्टर है जो हमेशा मुझे परेशान करता है। उसके पापा उसकी बातों को नहीं मानते और कहते हैं, बेटा ये सब तुम्हारी कल्पना है। ये सब बातें सुनकर रिन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ऐसा नहीं है, आप अपनी बच्ची की बातों का अनदेखा कर रहे हो, वो किस पे विश्वास करेगी जब उसके पेरेंट्स ही उसकी बातों का अनदेखा कर रहे हैं। तभी फादर आके रिन को चुप कराते हैं और उस बच्ची को कुछ देते हैं और कहते हैं, ये एक 4 लीफ क्लोवर है जो कि हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। उसे लेकर वो बच्ची अपने पापा के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर इस सब के बाद फादर रिन से कहते हैं, सुकियाकी तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुमने आज बहुत गड़बड़ करी है। फिर आधी रात को हम फादर को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड सीढ़ियों से उतरकर कहीं जा रहे होते हैं और तभी वो चाबी से एक अलमारी को खोलकर एक स्वॉर्ड को देखते हैं और बोलते हैं, मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ हुआ है। फिर इसके बाद सुबह हो जाती है और रिन उठ जाता है और यूकियो वहाँ से जा चुका होता है। तभी रिन पर्दे खोलकर खिड़कियों से बाहर देखता है और वो हैरान हो जाता है और वो बोलता है, आखिर ये सब है क्या? इसके बाद वो घर से बाहर निकलकर देखता है कि ये सब तो काफी सारे बक्स है और ये सब खाली रिन को ही दिखाई दे रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर वो बदमाश लड़के आ जाते हैं जिनसे रिन की लड़ाई हुई थी। वो रिन को अकेले में बुलाते हैं उससे बात करने के लिए। रिन उसे देखकर सोचता है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है। तभी वो लड़का रिन से कहता है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। रिन बोलता है, आखिर क्यों?
वो लड़का बोलता है मेरे माँ बाप बहुत ही ज्यादा रईस हैं और हाँ मैं भी उसी स्कूल में जाने वाला हूँ जहाँ तुम्हारा भाई जा रहा है और हम सब उसे उधर काफी परेशान करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ ताकि तुम चुप रहो। रिन बोलता है ये 2 कौड़ी के पैसे अपने पास ही रखो और हाँ उसे छूने की कोशिश भी मत करना। तभी वो लड़का रिन को पैसे दिखाकर उसके भाई के बारे में गलत बोल रहा होता है। ये सुनकर रिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे खींचकर एक पंच मार देता है और बोलता है एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है बोलो, लेकिन मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलना। तभी उस लड़के के शरीर में से काफी सारे ब्लैक कलर के बग्स निकलने लग जाते हैं और वो मॉन्स्टर में बदल रहा होता है और ये सब केवल रिन देख पा रहा होता है। तभी उस लड़के के दोस्त रिन को पकड़ लेते हैं और वो लड़का एक गर्म लोहे की रॉड से रिन पर अटैक करने जा रहा होता है। वो लड़का उस रॉड से उसे जलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो देखकर रिन चीखने लगता है और उसके शरीर से ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती है। ये सब देखकर उस लड़के के दोस्त डर के मारे भाग जाते हैं, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि उस ब्लू फ्लेम से रिन को कुछ नहीं होता और वो ब्लू फ्लेम्स उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन तभी उस लड़के की आवाज बदल जाती है और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं बिल्कुल सही था, मुझे यकीन था, मैं हूँ एस्टेरॉड, क्या हम चले यंग मास्टर? लॉर्ड सैतन आपका इंतजार कर रहे हैं। सैतन का नाम सुनकर रिन को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसी वक्त फादर भी वहां आ जाते हैं और रिन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी उस मॉन्स्टर को फादर को देखकर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तो तुम एक एग्जॉर्सिस्ट हो, और वो मॉन्स्टर फादर पर अटैक कर देता है। लेकिन फादर उससे काफी आसानी से बच जाते हैं और उसे हरा देते हैं और वो उस लड़के के अंदर से उस मॉन्स्टर को भी भगा देते हैं और वो रिन से कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, मैंने उस डीमन यानी कि उस शैतान को भगा दिया है। रिन डीमन का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। तभी फादर बोलते हैं मुझे पता है तुम भी इन्हें देख सकते हो। फादर उसे समझाते हैं कि ये एक बुरे इंसान की तरफ आकर्षक होते हैं। फादर उसे बताते हैं हमारी दुनिया में 2 डायमेंशंस है, एक मिरर की तरह, एक है हम इंसानों की दुनिया आसिया और दूसरी है शैतानों की दुनिया गहना। लेकिन कुछ शैतान इंसानों पर काबू कर इस दुनिया में आने की कोशिश करते हैं और वो तुम्हें भी लेने जरूर आएंगे। चलो अब मेरे साथ चलो, वो समय आ चुका है तुम्हारे राज से पर्दा उठाने का। रिन कहता है आपका क्या मतलब है उस शैतान से, और ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तभी फादर उसे बताते हैं तुम एक इंसान नहीं हो बल्कि एक डीमन के बच्चे हो और तुम्हारे पिता का नाम है सैतन जो कि डीमंस का गॉड है। और फिर वो उसे लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। इधर यहाँ फादर रिन को अपने साथ लेकर चर्च की ओर भाग रहे होते हैं और इनके रास्ते में कई सारे बग्स और छोटे मोटे मॉन्स्टर्स भी आते हैं, लेकिन फादर उन सभी को वहाँ से भगा देते हैं। फिर अचानक तभी इनके रास्ते में काफी सारे डीमन गोस्ट डॉग्स आ जाते हैं। फादर उन सब पर होली वाटर फेंक कर रिन को लेकर वहाँ से भी निकल जाते हैं। फिर वो रिन से बोलते हैं जल्दी चलो, इसी वक्त हमें घर जाना होगा, ये सभी मॉन्स्टर्स तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं और सूरज भी बस ढलने ही वाला है। अगर सूरज ढल गया तो इन मॉन्स्टर्स की तादाद और भी बढ़ जाएगी। फिर इधर इस जगह हम उसी लड़के को देखते हैं जिस पर उस डीमन ने काबू कर लिया था और वो लड़का अपने बाकी दोस्तों से कहता है मुझे कुछ भी सही से याद नहीं है। तभी उसके वो दोस्त उसे पागल बनाकर पैसे हटने की कोशिश करते हैं, मगर वो गुस्से में उन्हें ही पीट देता है। फिर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तुम रिन से भिड़कर उसे सबक सिखाना चाहते थे, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि उल्टा रिन ने तुम्हें ही पीट दिया और यहाँ से कहीं चले गया। और ये बातें सुनकर इस लड़के को काफी गुस्सा आने लगता है। रिन के नाम से उसका गुस्सा और बढ़ने लगता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वापस से उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। और इस पर उसके दोस्त भी उस मॉन्स्टर को देख पा रहे थे, जिस कारण डर के मारे वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये लड़का बोलता है कहाँ हो आप मेरे यंग मास्टर? फिर वो रिन की तलाश में निकल जाता है और इस तरफ फादर रिन को लेकर चर्च तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चर्च में काम करने वाले लोग पहले से इनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बताता है फादर हमने यहाँ ट्रिपल फोल्ड बैरियर लगा दिया है ताकि कोई भी मॉन्स्टर अंदर ना आ पाए, लेकिन लगता नहीं है कि हम इन्हें सुबह तक रोक पाएंगे। तभी फादर उन सब से कहते हैं तुम सब होली वाटर को जमीन पर फैला दो और किसी को भी अंदर आने मत देना। इधर चर्च के बाहर कई सारे मॉन्स्टर्स अंदर आने की कोशिश करते हैं, मगर उस बैरियर के कारण वो अंदर नहीं आ पाते। फिर यहाँ फादर रिन को अपने साथ लेकर उसी सीक्रेट अंडरग्राउंड वाली जगह पर लेकर जाते हैं और वो रिन को वही स्वॉर्ड दिखाकर कहते हैं ये एक विशाल कुरिकुरा स्वॉर्ड है और इसी स्वॉर्ड के अंदर तुम्हारी डोमेस्टिक पावर को सील किया गया है। तभी रिन बोलता है ये आप क्या कह रहे हो, मेरी पावर्स? तभी फादर उसे बताते हैं ये स्वॉर्ड कोई साधारण स्वॉर्ड नहीं है, ये तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। ये लो, ये स्वॉर्ड अब से तुम्हारी है और भूल कर भी इसे किसी के हाथों मत लगने देना। इसे तुम हमेशा अपने पास ही रखना, बेशक तुम सो क्यों ना रहे हो। और अगर तुमने इसे कभी खो दिया तो तुम्हारी डोमेस्टिक पावर अवेक हो जाएगी, फिर तुम कभी भी इंसान नहीं बन पाओगे। तभी रिन कहता है अगर मैं एक डीमन हूँ तो ये मत बोलना कि यूक्यो भी एक डीमन ही है। नहीं, ऐसा नहीं है,
दरअसल तुम दोनों जुड़वा तो हो, लेकिन यूक्यू की बॉडी तुमसे काफी वीक थी, जिस वजह से उन पावर्स ने उसके शरीर को स्वीकार नहीं करा और बस तुम्हारा शरीर ही उन पावर्स को स्वीकार कर पाया, इसलिए वो डोमेस्टिक्स पावर तुम्हारे अंदर ही है। तभी रिन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या चर्च में सभी लोग ये जानते थे कि मैं एक डीमन हूँ? और यहाँ पर वो डीमन लड़का चर्च तक पहुँच जाता है और कहता है, तो आप यहाँ पर हो यंग मास्टर। लेकिन तभी एक ट्रक वाला उसको ट्रक से उड़ा देता है और फिर वो उसे बाहर निकलकर देखने जाता है। तभी वो डीमन उस ट्रक ड्राइवर को मारने लगता है और उसके ट्रक के अंदर बैठ जाता है और कहता है, इंतज़ार ख़त्म, अब मैं आपको लेने आ रहा हूँ यंग मास्टर। और इधर रिन कहता है, आपने ऐसा क्यों करा? आप इतने समय तक चुप थे, आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं एक डीमन हूँ? फादर कहते हैं, हम सब ने तुम्हें यहाँ जिंदा रखा और इस चर्च में भी रहने दिया, मगर एक कंडीशन पर। रिन कहता है, कंडीशन? मैंने तुम्हें एक साधारण इंसान की तरह ही पाला है, जिस वजह से हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो डीमन उस ट्रक की मदद से उस दीवार को तोड़कर चर्च के अंदर घुस जाता है और बोलता है, इधर मैं आपके लिए आया हूँ यंग मास्टर, चलिए समय हो चुका है घर वापस लौटने का। और फिर तभी वो अपने हाथ को लंबा करके रिन के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उस डीमन के ऊपर होली वाटर फेंक दिया जाता है, जिस वजह से उसकी आंखें जलने लगती हैं। तभी फादर रिन को लेकर नीचे जाने लगते हैं और उसे कहते हैं, रिन तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ और जाके ऐसी जगह छुप जाना जहाँ वो तुम्हें ढूंढ ना सके। रिन बोलता है, छुप जाऊँ? लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ? तभी फादर उसे एक फ़ोन देते हैं और कहते हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनो, इस फ़ोन के अंदर सिर्फ एक ही कांटेक्ट है और वो इंसान मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी मदद करेगा। और ये बोलकर वो रिन को उधर ही बंद कर ऊपर की ओर चले आते हैं और फिर वो सबसे कहते हैं, सभी रिन को प्रोटेक्ट करो। तभी इस चर्च में काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, लेकिन चर्च के सभी लोग उनसे लड़ने लगते हैं और ये सब देखकर वो डीमन बोलता है, तुम कमीने एग्जॉर्सिस्ट। तभी फादर एक गन उठा लेते हैं उसका सामना करने के लिए और यहाँ रिन उधर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वो अपने बचपन के पलों को याद करता है। फिर वो बोलता है, क्या सच में मैं एक डीमन हूँ? और दूसरी तरफ हमें यूक्यो दिखाई देता है जो कि चर्च में फ़ोन लगा रहा होता है, लेकिन कोई उसका फ़ोन नहीं उठाता। फिर यहाँ हम देखते हैं फादर उन सभी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और वो डीमन उन सभी लोगों को हरा रहा होता है। उनमें से एक उसे आग से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आग से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो उसे लात मारकर दूर की तरफ फेंक देता है। लेकिन अचानक तभी रिन पीछे से उस डीमन पर एक वेपन से अटैक करता है और बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मुझे तुम्हारा हिसाब भी चुकता करना है। फिर उसी वक्त फादर उस पर अपनी गन तान देते हैं और कहते हैं, हे लॉर्ड, इसके गले पर एक माइलस्टोन बांध दो ताकि ये शैतान इस शरीर पर दोबारा कब्जा न कर पाए। ऐसा कहकर वो उस माइलस्टोन को उसकी तरफ कर देते हैं और तभी वो डीमन उसके शरीर से बाहर आ जाता है और वो लड़का दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। फिर फादर बोलते हैं, जल्दी से गाड़ी तैयार रखो और तुम दोनों इजुमी और क्योटो, तुम दोनों इस लड़के के ऊपर सील लगा दो ताकि ये मॉन्स्टर दोबारा ऐसा ना कर पाए। रिन फादर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फादर बोलते हैं, ये सब बातें बाद में, अभी हमें तुम्हें कहीं छुपाना होगा। रिन बोलता है, ऐसा है तो ठीक है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ तो ये मॉन्स्टर्स भी यहाँ नहीं आएंगे और सब सुरक्षित रहोगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फादर उसे रोकने की कई कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और उनकी एक भी बात नहीं सुनता और वो गुस्से में बोलता है, क्या आप थकते नहीं हो हमेशा ये बात बोलकर कि हम एक फैमिली है? तभी फादर उसे एक थप्पड़ मारकर चुप करा देते हैं, लेकिन अचानक फादर को कुछ होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। वो सभी से कहते हैं, मुझसे दूर रहो। और उसी वक्त फिर सारी लाइट्स बुझ जाती है और रिन बोलता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? और तभी फादर जोरों से हंसने लगते हैं और उनके अंदर भी एक डीमन आ जाता है। रिन फादर के पास जाने लगता है, लेकिन चर्च के लोग उसे फादर के पास जाने से मना करते हैं और बोलते हैं, अभी वहाँ से हटो, फादर एक डीमन बन चुके हैं। तभी वो डीमन कहता है, तुमने सही कहा, मैं ही हूँ सैतन, शैतानों की दुनिया का देवता, और मैं ही हूँ तुम्हारा असली पिता। और फिर वो पूरी तरह से ब्लू फ्लेम्स में जलने लगता है और बोलता है, अगर तुम चाहो तो मुझे डैडी भी कह सकते हो। तभी वो सभी चर्च के मेंबर उसे रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन सैतन उन सभी को अपनी ब्लू फ्लेम्स से जलाने लगता है। फिर तभी वो अपने एक हाथ को तोड़कर जमीन पर अपना ब्लड गिराने लगता है और बोलता है, मैं काफी ताकतवर हूँ। और फिर हम देखते हैं उसके ब्लड से जमीन पर एक काफी बड़ी शैडो बन जाती है और उसमें काफी सारे मॉन्स्टर्स दिख रहे होते हैं। ये देखकर रिन बोलता है, आखिर ये क्या चीज है? सैतन बोलता है, ये गहना का गेट है। ये दुनिया आसिया और हमारी दुनिया गहना आपस में जुड़ी हुई है।
चलो फिर अब घर चलते हैं। रिन तभी चिल्लाकर बोलता है, मुझसे तुम दूर रहो, और उसके शरीर से भी ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती है। तभी सैतन हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे अपनी पावर से डराना चाहते हो। फिर सैतन उसे खींचकर लेके जाने लगता है और वो उसे बताता है, बेशक तुम्हारी बॉडी इस दुनिया की है, लेकिन तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून गहना के देवता का है। असल में तुम काफी स्पेशल हो। और ये कहकर वो उसे उस गेट पर फेंक देता है और फिर रिन उसके अंदर डूबने लगता है। सैतन हंसते हुए बोलता है, आज तुम्हारा जन्म दोबारा से होगा, एक डीमन के रूप में। जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे। और अचानक फादर अपनी बॉडी पर वापस से काबू पाने लगते हैं और कहते हैं, ये किसी शैतान का नहीं बल्कि मेरा बेटा है। और ये बोलकर वो उस माइलस्टोन को अपने पेट में घुसा देते हैं। सैतन तड़पते हुए चिल्लाने लगता है और तभी फादर अपने शरीर के साथ नीचे गिर जाते हैं और ये देखकर रिन काफी हैरान हो जाता है। तभी सैतन बोलता है, तो तुम अपनी जान इसलिए गंवाना चाहते हो ताकि ये यही रहे, मगर तुम लेट हो गए क्योंकि वो गेट खुल चुका है। लेकिन तभी फादर मर जाते हैं और रिन फादर की शरीर को पकड़ लेता है और वो दोनों साथ में डूबने लगते हैं। लेकिन तभी रिन को पता चलता है कि फादर अब नहीं रहे। फिर तभी उसे अपने बचपन की एक बात याद आती है, कैसे फादर उसकी लड़ाई के बाद उसे घर ले जाते थे। तभी अचानक रिन उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी चर्च का एक सदस्य उससे कहता है, रिन ऐसा मत करो, याद करो फादर ने तुमसे क्या कहा था, अगर तुमने ऐसा करा तो। फिर रिन को फादर की बातें याद आने लगती है और वो बोलता है, नहीं आप ऐसे नहीं मर सकते। और वो उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है और उसकी रोशनी काफी तेज होती है और उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते ही ब्लू फ्लेम्स जलने लगती है और रिन भी एक डीमन की फॉर्म में आ जाता है। फिर तभी वो अपनी तलवार को उस गेट पर चलाता है और उसके ऐसा करते ही वो सभी डीमंस और वो गेट गायब हो जाता है। और फिर तभी सुबह हो जाती है और रिन ये जानकर काफी दुखी होता है कि फादर अब नहीं रहे। फिर तभी यूक्यो भी वहाँ पर आ जाता है। फिर एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं सभी लोग फादर के फ्यूनरल को अटेंड कर वहाँ से जा रहे होते हैं और रिन अकेला वहाँ फादर की कब्र के सामने खड़ा होकर उनकी सभी बातें याद कर रहा होता है। और तभी वो उनकी वो बात याद कर उस सेल फोन से कॉल करने लगता है और उसके ऐसा करते ही उसके चारों ओर से काफी सारे लोग उसे घेर लेते हैं। और वहाँ पर तभी एक अजीब सा आदमी आता है और बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ मेफिस्टोफेलस, मैं जापान ब्रांच के ट्रू क्रॉस नाइट ऑर्डर का हेड हूँ, मैं उस चर्च के फादर यानी फूजीमोटो का दोस्त हूँ। ये सुनकर रिन बोलता है, क्या आप भी एक एग्जॉर्सिस्ट हो? तभी वो कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम सैतन के बेटे हो, लेकिन तुम इस दुनिया में बड़े हुए हो। मेरे पास तुम्हारे लिए दो चॉइस है, या तो तुम हमारे हाथों मारे जाओ या फिर तुम हमें मार दो। रिन गुस्से में कहता है, तुम मुझे बचाने नहीं बल्कि मुझे मारने आए हो। छोड़ो इन बातों को, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मैं सैतन का नहीं बल्कि फादर यानी फूजीमोटो का बेटा हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। तभी मेफिस्टो कहता है, तो तुम भी एक एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहते हो और इसकी वजह? और रिन बोलता है, क्योंकि मैं उस सैतन को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और ये सुनकर वो उस पर हंसने लगता है। एपिसोड की शुरुआत में हम चर्च का सीन देखते हैं और यहाँ पर रिन चर्च को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि फादर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और उनके बिना इस चर्च में उसकी भी कोई जगह नहीं थी। रिन जाने से पहले उनके साथ बिताए हर लम्हे को याद कर रहा होता है और फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो ये सोच रहा होता है, यूक्यो ने आखिर मुझसे इस बारे में क्यों नहीं पूछा कि फादर की मौत किस कारण हुई, इसके पीछे क्या वजह होगी। और यही सब सोचते हुए जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उस चर्च के लोग उससे बोलते हैं, रिन तो आखिरकार तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, हम लोग हमेशा तुम्हें याद रखेंगे और जब भी तुम्हारा यहाँ आने का मन करे तो तुम आ सकते हो। और इनकी ये सब बातें सुनकर रिन को भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन उसी वक्त रिन को यह एहसास होता है कि उसने सुबह से ही यूक्यो को कहीं भी नहीं देखा है, इसलिए फिर वो यूक्यो के बारे में उनसे पूछने लग जाता है। और यहाँ हम यूक्यो को देखते हैं जो कि फादर की कब्र के सामने खड़ा होकर उनको याद कर रहा होता है। इसके बाद फिर आगे हम दोबारा से रिन को देखते हैं जो कि रोड के बीच में खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी एक लंबी सी कार आकर उसे ठोकने वाली होती है, मगर वो उससे बच जाता है और उस कार वाले पर चिल्लाने लगता है, क्या तुम अंधे हो जो तुम्हें मैं दिखाई नहीं दिया? और तभी उस कार का गेट ओपन होता है और उसमें से मेफिस्टोफेलस निकलता है और रिन भी असल में यहाँ पर इसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी मेफिस्टो से कहता है, चलो मेरे साथ। रिन उससे पूछता है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मेफिस्टो बोलता है, हम ट्रू क्रॉस एकेडमी जा रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ और मैं तुम्हारा एडमिशन बिना किसी एग्जाम के करवा दूंगा। मेफिस्टो उसे ये सब बातें बता ही रहा होता है और तभी इधर यूक्यो भी आ जाता है
और इसके बाद फिर हम इन तीनों को उस कार के अंदर बैठे हुए देखते हैं और तभी यूकियो रिन से कहता है तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है जो तुम्हें इतनी बड़ी एकेडमी में जाने का चांस मिल रहा है। मगर रिन उसकी बातों को अनसुना कर बस उसे ही घूर रहा होता है और ये सोच रहा होता है आखिर इसने मुझसे उस बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं। और तभी मेफिस्टो रिन से कहता है हम बस टुर्कोस एकेडमी पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। और फिर रिन उसकी बातें मानकर उस यूनिफॉर्म को पहन लेता है। फिर आगे अगले सीन में हम रिन को स्कूल असेंबली में देखते हैं। तभी रिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ये पता चलता है कि यूकियो उसी की क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। तभी रिन ये गौर करता है कि यूकियो की स्पीच के दौरान सारी लड़कियां बस उसे ही देख रही होती है और असेंबली के बाद भी काफी सारी लड़कियां उसे घेर लेती है। फिर आगे हम रिन को देखते हैं जो कि इतने बड़े स्कूल को देखकर अपने होश को बैठता है और वो उसे देखकर काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। और रिन को देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, लेकिन रिन उनको उसके बारे में बातें करते हुए सुन लेता है और उसे ये देखकर काफी बुरा लगता है। फिर स्कूल ओवर होते ही जब रिन वहाँ से जा रहा होता है तभी वो बोलता है जाने दो उन सब बातों को, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। और वैसे भी मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक ताकतवर एग्जॉर्सिस्ट बनना है। और फिर तभी वहाँ पर एक अजीब सा डॉग आकर रिन को उसके पीछे आने के लिए इशारे करने लगता है और फिर रिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो डॉग जाकर एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है और उसी वक्त फिर वो मेफिस्टो में बदल जाता है और फिर वो उससे बोलता है मुझे नहीं पता था कि एक एग्जॉर्सिस्ट अपना रूप भी बदल सकता है। मेफिस्टो बोलता है ऐसा नहीं है बच्चे, मैं बस बाकियों से स्पेशल हूँ। फिर वो उसे एक चाबी देता है और बोलता है ये लो, इस चाबी के जरिए तुम बिना किसी दिक्कत के किसी भी दरवाजे से क्रैम स्कूल तक जा सकते हो। रिन बोलता है अब ये क्रैम स्कूल क्या है? फिर मेफिस्टो से बताता है जिस तरह से तुम रोज अपनी हाई स्कूल क्लासेस जाओगे उस तरह से तुम्हारी एग्जॉर्सिस्ट की ट्रेनिंग क्रैम स्कूल में होगी। तुम्हारी हाई स्कूल क्लासेस अगले हफ्ते से शुरू होंगी लेकिन तुम्हारी क्रैम स्कूल क्लासेस आज से। फिर वो से बोलता है तो तुम तैयार हो? लेकिन एक बात ध्यान में रखना, बेशक हम तुम्हारा राज सबसे छुपा लेंगे कि तुम सैतन के बेटे हो, मगर तुम अपनी ब्लू फ्लेम्स पर कंट्रोल रखना। रिन बोलता है बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और तभी फिर मेफिस्टो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है अच्छा तो फिर हम क्लास में मिलते हैं, उस चाबी का इस्तेमाल कर तुम भी वहाँ पर आ जाना। और फिर रिन उसकी बात मानकर उस चाबी को पास ही के एक डोर में लगाने लगता है और जैसे ही वो उस गेट को ओपन करता है तो वो क्रैम स्कूल में पहुँच जाता है। और फिर मेफिस्टो से बताता है तुम्हारी क्लासेस रूम नंबर 1106 में है, चलो मेरे पीछे आओ। फिर क्लासरूम के गेट के पास पहुंचते ही मेफिस्टो दोबारा से उस डॉग में बदल जाता है। फिर रिन उस डोर को ओपन करने लगता है और डोर ओपन होते ही वो देखता है वहाँ काफी कम बच्चे होते हैं और वो सब बस उसे ही घूर रहे होते हैं, जिस वजह से वो काफी घबरा जाता है। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है मैं हूँ रिन ओकुमुरा, मिलकर खुशी हुई। और फिर वो अपने डेस्क में जाकर बैठ जाता है। तभी मेफिस्टो भी वहाँ आ जाता है और वो रिन को बताता है इनमें से कुछ को अभी स्पिरिट वाउंड मिलना बाकी है और कुछ स्टूडेंट्स को मिल चुका है। रिन बोलता है स्पिरिट वाउंड? मेफिस्टो से बताता है स्पिरिट वाउंड वो घाव होते हैं जो तुम्हें किसी डीमन ने दिए होते हैं और जिसको भी वो घाव मिलते हैं फिर वो किसी भी डीमन को देख सकता है। एक एक्सॉर्सिस्ट बनने के लिए ये काफी जरूरी है, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं क्योंकि तुम खुद एक डीमन हो। और फिर तभी वहाँ पर उनके टीचर आते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि यूकियो होता है। और रिन यूकियो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और रिन उससे सवाल जवाब पूछने लगता है। तभी यूकियो बोलता है मैं हूँ आप सभी का नया टीचर यूकियो ओकुमुरा और मैं आज से तुम्हें एंटी डीमन फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा। हैरान मत होना, मगर मैं तुम्हारी उम्र का हूँ। मैंने 7 साल पहले ही एग्जॉर्सिस्ट की पढ़ाई शुरू कर दी थी और 2 साल पहले मैंने वो खत्म कर दी, लेकिन क्लास में मैं आप सभी का टीचर हूँ। और रिन को ये सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने ये सब कब करा। तभी मेफिस्टो से बताता है तुम्हारा भाई एंटी डीमन फार्माकोलॉजी में जीनियस है और वो मात्र एक ऐसा इंसान है जो सबसे कम उम्र में ही एक एग्जॉर्सिस्ट बन गया। फिर यूकियो उन सभी से कहता है अगर यहाँ कोई है जिसे अभी तक स्पिरिट वाउंड नहीं मिला है तो हमारी पहली क्लास स्पिरिट वाउंड सेरेमनी के साथ शुरू करते हैं। रिन बोलता है आखिर ये करने क्या वाला है? मेफिस्टो से बताता है कि वो यहाँ कुछ डीमंस को बुलाएगा और उन्हें स्पिरिट वाउंड देने को कहेगा। फिर यूकियो उन सभी से कहता है ये रूम हमेशा खाली रहता है जिस वजह से ये गॉब्लिन्स का घर बन चुका है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सभी लो कास्ट डीमंस हैं। और फिर रिन खड़ा होकर यूकियो से बोलता है सुनो यूकियो, लेकिन यूकियो उसको इग्नोर करता है और बोलता है अभी तुम क्लास में हो इसलिए बैठ जाओ। और रिन मनी मन ये सोच रहा होता है क्या इसे सब पता है फादर के बारे में और मेरे बारे में। तभी वो यूकियो से बोलता है आखिर ये सब क्या है, लेकिन यूकियो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर रिन उसके सामने जाकर उससे बोलता है बस अब रुक जाओ।
यूकियो सभी से बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप सभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? और जब सभी बाहर चले जाते हैं तभी यूकियो बोलता है, बताओ तुम क्या जानना चाहते हो? रिन बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने ये सब मुझे कभी बताया क्यों नहीं? और तभी मेफिस्टो बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें इसे सब बता देना चाहिए। फिर यूकियो रिन को बताता है, मैंने बस वही किया जो मुझे फादर ने करने को कहा, उनके कहने पर ही मैं एक एग्जॉर्सिस्ट बना। रिन बोलता है, तो तुम उनके काम के बारे में सब जानते थे? यूकियो बोलता है, हाँ मैं उनके बारे में सब जानता था, बस एक तुम ही थे जिसको कुछ नहीं पता था। मुझे जन्म के बाद ही तुमसे एक स्पिरिट वाउंड मिला, जिस वजह से मैं उन डीमंस को देख सकता हूँ। और ये सब सुनकर रिन को काफी गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है, सब जानते हुए भी तुमने मुझसे ये सब छुपा कर रखा, आखिर क्यों? और इन दोनों की बातचीत में यूकियो के हाथ से उसकी टेस्ट ट्यूब नीचे गिर जाती है जिसमें डीमंस का ब्लड था। और फिर तभी अचानक वहाँ पर कुछ डीमंस समन हो जाते हैं और वो उन दोनों पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन यूकियो अपनी गन निकालकर उनसे लड़ने लगता है और वो उन सभी को एक एक कर मार रहा होता है। और इस बीच रिन उससे कहता है, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है, बताओ मुझे तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? यूकियो बोलता है, तुम भी एक खतरनाक शैतान ही हो, तुम्हें अपने आप को नाइट ऑर्डर्स के हवाले कर देना चाहिए। रिन बोलता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि फादर मेरी गलती के कारण मरे? यूकियो बोलता है, ऐसा नहीं है, वो सबसे ताकतवर एग्जॉर्सिस्ट थे। फादर का शरीर ही शैतान की इस दुनिया में आने का जरिया था और उन्हें हमेशा इसका खतरा रहता था। शैतान उन पर कभी काबू ही नहीं कर पाता और वो ना ही मरे होते अगर तुमने उनसे वो कड़वी बातें नहीं की होती। तुमने जरूर उनसे कुछ कहा था, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी तुम थे रिन। और ये कहकर यूकियो रिन पर अपनी गन तान कर बोलता है, डैड तुम्हारी वजह से मरे हैं। रिन बोलता है, तुमने सही कहा, मैं एक बेवकूफ हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर अपनी गन क्यों तानी? क्या हम दोनों भाई नहीं हैं? और ये सब कहते वक्त रिन के शरीर से वो ब्लू फ्लेम्स भी निकल रही होती है। तभी वो अपनी तलवार को बाहर निकालने लगता है और कहता है, मैंने फादर को नहीं मारा है। और तभी वो उस डीमन के रूप में आ जाता है और यूकियो की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, अगर मुझे मारकर तुम्हें सुकून मिलेगा तो मुझे शूट करो, मारो मुझे। तभी रिन उस पर अटैक करने के लिए उसके पास जा रहा होता है, लेकिन वो यूकियो पर नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े उस डीमन पर अटैक करता है और उसे एक ही बार में मार देता है। तभी रिन कहता है, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। उन्होंने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। मैं एक एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहता हूँ ताकि मैं भी ताकतवर बन सकूं। मैं किसी को भी मेरे कारण मरते हुए नहीं देख सकता। तभी यूकियो उसकी बात सुनकर वो पल याद करने लगता है जब उसे डीमंस को देखकर डर लगता था। तभी फादर ने उससे ये कहा था, यूकियो डैड के साथ चलो और लड़ो। क्या तुम इनसे ज्यादा ताकतवर बनना नहीं चाहते ताकि तुम अपने भाई और बाकियों को प्रोटेक्ट कर सको? फिर इसके बाद वो रिन को बताता है, मैं एक एग्जॉर्सिस्ट बना डैड के कहने पर। मैं भी ताकतवर बनना चाहता था और तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोचते हो। रिन, हर एक एग्जॉर्सिस्ट तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है, इसलिए तुम्हें हर वक्त तैयार रहना होगा। और ये सुनकर रिन खुशी से बोलता है, जैसा आप कहे सेंसे। फिर तभी यूकियो उन सभी स्टूडेंट्स को अंदर बुला लेता है और वो सभी क्लास की हालत देखकर ये सोच रहे होते हैं कि आखिर अंदर हुआ क्या था। फिर आगे रात में उनकी क्लास ओवर होने के बाद रिन अपने रूम में आ जाता है। तभी यूकियो भी वहाँ पर आ जाता है। तभी रिन उससे पूछता है, आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? यूकियो बोलता है, तुम खतरनाक जो हो इसलिए उन्होंने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा है। रिन बोलता है, क्या मैं तुम्हें कोई अपराधी लगता हूँ? यूकियो बोलता है, तुम एक एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहते हो ना, तो तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ हम एक गार्डन को देखते हैं और यहाँ पर एक लड़की अपनी ग्रैंड माँ के साथ इधर बैठी हुई होती है और यहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ उसे एक ऐसे गार्डन के बारे में बता रही होती है जिधर दुनिया भर के हर एक पेड़ पौधे मौजूद रहते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि उधर परियां भी आती है। उसकी दादी माँ उसे बताती है कि उस गार्डन का नाम है अमारा। जैसे ही ये लड़की शैमी अमारा का नाम सुनती है तो वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद फिर अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो कि एक मांगा को पढ़ रहा होता है और उसे पढ़ते पढ़ते वो काफी रो रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर यूकियो आकर उसकी मांगा को छीन लेता है और उससे कहता है, ये सब क्या है? जो मैंने तुम्हें पढ़ने को कहा था तुमने वो सब पढ़ा? जिस पर रिन बोलता है, हाँ मैंने उन सभी को देखकर रख दिया है, मुझे तुम बेवकूफ मत समझो। यूकियो कहता है, मैंने तुम्हें बेवकूफ कब कहा? तुम हो बेवकूफ। मैंने तुम्हें वो बुक्स पढ़ने के लिए दी थी, ना कि उन्हें देखने के लिए। तभी यूकियो की बात सुनकर रिन कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई मैं हूँ ना कि तुम। जिस पर यूकियो से कहता है,
चलो ठीक है, तुम ही मेरे बड़े भाई हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि मेरे वापस आने से पहले तुम्हें अपना सारा सिलेबस खत्म करना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारी एग्जॉर्सिस्ट की स्टडी शुरू होने वाली है। और मैं तुम्हें बता दूं कि एक एग्जॉर्सिस्ट बनना इतना भी आसान नहीं है। फिर यहाँ पर यूकियो अपनी यूनिफॉर्म को पहन ही रहा होता है, तभी रिन यूकियो से बोलता है, ओह तो अब तुम अपने एग्जॉर्सिस्ट वाले काम पे जा रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ उधर चल सकता हूँ? लेकिन यहाँ यूकियो उसे अपने साथ ले जाने के लिए साफ मना कर देता है, पर रिन भी इधर उसके पीछे पड़ जाता है और उससे काफी रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है, अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तो मुझे भी एक एग्जॉर्सिस्ट के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ रिन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर यहाँ यूकियो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और फिर तभी ये दोनों घर से निकल जाते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं जब ये दोनों जा रहे होते हैं तभी यूकियो रिन को बताता है कि हमारी ट्रू क्रॉस एकेडमी के सभी मेंबर्स के पास हाफ डीमंस की पावर्स है, और उस की के बारे में तो तुम्हें मेफिस्टो ने बता ही दिया होगा कि जिस भी डोर पे तुम वो की लगाओगे तो वो डोर वहीं खुलेगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। लेकिन इस की भी एक कंडीशन है, इस की मदद से जहाँ तुम जाना चाहोगे वहाँ पहले से ही एक डोर होना चाहिए, तभी तुम वहाँ जा पाओगे। और ऐसे ही कई सारी कमाल की चीजें तुम्हें एक एग्जॉर्सिस्ट बनते वक्त देखने को मिलेगी। फिर कुछ ही देर बाद ये दोनों अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। तभी यूकियो रिन से कहता है, मैं वहाँ पर जाकर चेक कर आता हूँ, और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक इस जगह से तुम हिलना मत, और हाँ मेरी इन बातों को भूल मत जाना। और तभी यूकियो के जाते ही यहाँ रिन यूकियो की बातों पे ये सोचता है, आखिर मैं इसकी बात क्यों मानूं, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। और ये कहकर रिन उस जगह के आसपास घूमने लग जाता है, और ऐसे ही घूमते घूमते वो एक जगह पर आ जाता है और उसे वहाँ पर एक छोटी लड़की दिखाई देती है, और ये वही लड़की शैमी होती है। लेकिन तभी रिन के सामने जो गेट होता है रिन उसे गलती से छू लेता है, और ऐसा करते ही वो गेट बजने लगता है क्योंकि वो गेट डीमन प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ रिन की स्ट्रॉन्ग पावर्स की वजह से वो गेट उसी वक्त टूट जाता है, और यहाँ उस टूटे गेट को देखते ही शैमी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सोच रही होती है, ऐसा तो तभी होता है जब कोई डीमन इस गेट को छूता है, यानी कि ये एक डीमन है। तभी फिर वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं शैमी अपने पैरों की जगह अपने हाथों से भाग रही होती है, जिससे कि उसे काफी तकलीफ भी हो रही होती है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि शैमी ऐसा इसलिए भाग रही थी क्योंकि उसके पैरों में कोई दिक्कत है जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकती। इसके बाद फिर दूसरी तरफ हम यूकियो को देखते हैं, और यहाँ यूकियो उसी लड़की शैमी की मॉम से बात कर रहा होता है। शैमी की मॉम उसे बताती है शैमी की कंडीशन दिन पर दिन काफी बुरी होते जा रही है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो मर जाएगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ रिन और शैमी के बीच में आपस में फ्रेंडशिप हो चुकी थी, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि रिन ने उसे अपनी असलियत बता दी कि वो कोई बुरा डीमन नहीं है। तभी फिर यहाँ शैमी अपनी गलतफहमी के लिए रिन से माफी मांगती है, जिसपे रिन उसे बोलता है कोई बात नहीं, गलती मेरी है। इसके बाद फिर शैमी अपनी दोस्ती का हाथ रिन की ओर बढ़ाती है, और इधर रिन भी शर्माते हुए उससे हाथ मिला लेता है, और वो मनी मन ये सोच रहा होता है पहली बार किसी लड़की ने खुद मुझसे हाथ मिलाया है, लेकिन वो अलग बात है कि वो कोई छोटी बच्ची है जो कि मेरी बहन की समान है। अब यहाँ शैमी और रिन ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यूकियो और शैमी की मॉम आ जाती है, और तभी ये देखकर रिन बोलता है अरे यूकियो तो तुम भी यहीं पर ही हो, जिसपे यूकियो कहता है मैंने तुम्हें वहाँ से हिलने को मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये देखकर शैमी की मॉम बोलती है क्या तुम इस अजीब लड़के को जानते हो जिसने हमारे गेट को तोड़ा है। तभी यूकियो कहता है हाँ बदकिस्मती से ये मेरा भाई है। और इधर रिन की गंदी वाली जंड करने के बाद यहाँ यूकियो शैमी के पैरों को चेक करने लगता है और कहता है ये तो रूट्स है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई बीमारी की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये तो डीमन के असर से हुआ है। तभी शैमी के पैरों को अच्छे से चेक करने के बाद यूकियो बोलता है ये सब देखकर लगता है कि वो कोई छोटा डीमन है, लेकिन वो हमेशा शैमी के आसपास ही रहता है और इसीलिए वो शैमी को काबू कर पाता है। वो डीमन हमारे आसपास ही इस गार्डन में मौजूद है किसी प्लांट के रूप में, और हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। और इधर यूकियो की ये बात सुनकर शैमी काफी हैरान हो जाती है। तभी शैमी की मॉम उसे कहती है शैमी मुझे लगा ही था ये सब कुछ तुम्हारी दादी माँ के इस गार्डन की वजह से हो रहा है। जिसपे शैमी कहती है मॉम इसमें दादी माँ की कोई गलती नहीं है, और वो और भी कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद शैमी की मॉम यूकियो और रिन को बताती है जब से शैमी की दादी गुजरी है तब से शैमी काफी बदल चुकी है, उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा हो चुका है, वो ना ही स्कूल जाती है और ना ही कुछ काम करती है, वो बस अपना सारा समय उस गार्डन में ही बिताती है।
और इधर हम शैमी को देखते हैं जो कि अपने सपनों के अंदर कुछ पुरानी बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर वो बताती है कि उसकी दादी माँ के गुजरने के बाद उसे ये नहीं पता था कि कैसे एक गार्डन को संभाला जाता है। और ऐसे एक दिन एक फूल शैमी के साथ बात करने लगता है और वो शैमी को एक ऑफर देते हुए कहता है, शैमी, मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं इस गार्डन को दोबारा से हरा भरा कर कर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमेशा मुझे इस गार्डन में रहने देना होगा। और यहाँ शैमी उसे उसके लिए हाँ कर देती है, ये सब बिना कुछ सोचे समझे कि ये फूल आखिर बोल कैसे रहा है। तभी इसी बीच शैमी की आंखें खुल जाती है और वो उठते ही कहती है, मुझे गार्डन में इसी वक्त सभी पेड़ पौधों को पानी देना है। और फिर अगले सीन में यहाँ शैमी गार्डन में पानी दे रही होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर रिन आ जाता है और वो उससे कहता है, तुम्हारी मॉम तुम्हारी काफी फिक्र करती है शैमी, ना ही तुम स्कूल जाती हो और ना ही और कोई बाकी काम करती हो, तुम बस अपना सारा समय इस गार्डन में ही बिताती हो। और यहाँ रिन की ये बातें सुनकर शैमी काफी दुखी हो जाती है और वो उससे कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, ये गार्डन मेरे लिए काफी कीमती है, अगर मैं ये सब छोड़ दूंगी तो ये गार्डन दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। मेरी गलती के कारण ही मेरी दादी माँ चल बसी, क्योंकि मैं उनके गार्डन को छोड़ के चले गई थी, और अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। आखिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी शैमी की ये सब बातें सुनकर रिन बोलता है, ऐसा है तो क्या तुम्हारी दादी माँ यही चाहती थी कि तुम हमेशा अपना सारा समय इस गार्डन में बिताओ, पढ़ने ना जाओ, ना ही इस दुनिया के बारे में जान पाओ? क्या तुम्हारे ये सब करने से उन्हें खुशी मिलती है? तभी यहाँ रिन की ये सब बातें सुनकर शैमी को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो ये सब गलत कर रही थी, क्योंकि उसकी दादी माँ तो ये चाहती थी कि वो पूरी दुनिया घूमे। और तभी ये सारी बातें सोच कर शैमी रोने लगती है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर यूक्यो भी आ जाता है और वो कहता है, शैमी लगता है अब तुम अच्छा महसूस कर रही हो। लेकिन इससे पहले कि शैमी कुछ बोल पाती, तभी उसी वक्त वहाँ पर वो प्लांट डीमन आकर शैमी के पूरे शरीर को जकड़ लेता है और कहता है, तुम अपना किया हुआ वादा तोड़ रही हो शैमी। तभी उस प्लांट डीमन को देखकर यूक्यो रिन से कहता है, रिन मुझे इसी वक्त तुम्हारी जरूरत है इस प्लांट डीमन को हराने में। जिस पे तभी रिन कहता है, फाइनली तो आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी गई। और ये कहकर वो सीधा अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी डीमन की फॉर्म में आ जाता है। फिर तभी वो अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन पर अटैक करने जाता है, लेकिन यहाँ वो प्लांट डीमन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शैमी को एक ढाल की तरह यूज करता है, जिस वजह से रिन उस डीमन पर अटैक नहीं कर पा रहा होता। और इधर ये सब देखकर यूक्यो बिना कुछ सोचे समझे शैमी पर अपनी गन से फायर कर देता है, और इधर शैमी को वो गोली लगते ही वो डीमन शैमी को छोड़ देता है। और ये देखते ही रिन सीधा उस डीमन के पास जाकर अपनी स्वॉर्ड से उसे बीच में से काट देता है। तभी फिर उस डीमन को खत्म करने के बाद रिन यूक्यो से कहता है, यूक्यो तुमने आखिर ऐसा क्यों करा? तुमने बिना कुछ सोचे एक छोटी बच्ची के ऊपर गोली चला दी। तभी ये सुनकर यूक्यो उसे बताता है, रिन जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने तो उस डीमन को डराने के लिए शैमी को शूट किया था, और वैसे भी ये बुलेट्स कोई असली बुलेट्स नहीं है, ये तो सिर्फ एक विटामिन की कैप्सूल है। और इधर हम देखते हैं तब यहाँ पर शैमी की मॉम भी आ जाती है और उन्हें देखकर शैमी सीधा उनके गले लग जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अगला एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो।